नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र का भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बितियाणी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोनों मुख्यमंत्री ने यमकेश्वर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया है और इस मौके पर यमकेश्वर आगमन पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अतिथियों का औपचारिक स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बितियाणी महाविद्यालय को आदर्श कॉलेज के रूप में विकसित करने और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा और खेल सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध है, जिसके क्रम में इस महाविद्यालय को हाईटेक भी बनाया जाएगा। जो उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय महाराज जी देवभूमि की इसी प्रसूता भूमि के सपूत हैं, वीर प्रसूता के। और आदरणीय योगी जी से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, वैसे तो पूरे देश में लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन देवभूमि का प्रत्येक नागरिक उनसे एक गहरा भावनात्मक लगाव और जुड़ाव महसूस करता है। और वास्तव में जितना स्नेह और जुड़ाव हम सभी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व और प्रेम का भाव योगी जी भी हमारे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए रखते हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में साधना और राष्ट्र सेवा का अद्भुत समन्वय है और सच में आपने दृढ़ संकल्प, अटूट राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा से साबित किया है। जब संन्यास की साधना राष्ट्र सेवा के संकल्प से जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार बन जाती है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को, जिसको कि बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, उस बीमारू राज्य की संज्ञा से बाहर निकालकर सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज उत्तर प्रदेश की जो आपका मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया। और उन नतीजों के बाद मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी हिट हो गया। और आप जहां भी जाते हैं वहां राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक चेतना, जन जागरण का एक विशेष वातावरण वहां निर्मित हो जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय महाराज जी के प्रेरणा तथा उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के मार्गदर्शन और सहयोग से निर्मित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बितियाणी आज इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, अनुशासन और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। और सच में वहाँ से अब मैं देख रहा हूँ कि एक जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाए, और ये विद्यालय विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम भी कर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनना है तो उसके लिए उसे आस्थावान बनना पड़ेगा। अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति और समाज और देश के हित में कार्य करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धावान और सम्मान का भाव अपने अंदर पैदा करना होगा। प्रगति के लिए व्यक्ति का सकारात्मक होना,
आवश्यक है। सही दिशा में सोच। नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, याद करना वह बुरा हमेशा व्यक्ति के लिए ही हमेशा बुरा का कारण बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं व्यक्ति ये भूल करता है कि मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो मेरा हित हो जाएगा। नहीं, जब हम किसी की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं और ऐसी उंगली करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उधर कर रहे हैं लेकिन 3 उंगली तो मेरे तरफ ही है। यानी जितना मैं किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उससे 3 गुना नुकसान मैं अपना पहुंचा रहा हूं। और इसके लिए सबसे अच्छे केंद्र होते हैं ईश्वर की भक्ति, आस्था, उसका माध्यम बनता है। और मुझे प्रसन्नता है, हम लोग बचपन में देखते थे यहाँ पे एक सामान्य से छोटे से स्थान पर लोग पुष्प चढ़ा देते थे, पत्तियां चढ़ा देते थे। आज यहाँ पर भरतिया जी ने भव्य मंदिर बना दिया है। हम लोग जब गत वर्ष आए थे तो ठांगर में, बिथाणी में, कांडी में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इन्होंने वहां के बच्चों के लिए अच्छी फ्लोरिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब बनाए। और बनाए ही नहीं, वहां पे शिक्षक भी रखे। तब मैं भी, धामी जी भी, त्रिवेंद्र जी भी, सतपाल महाराज जी भी, धन सिंह जी भी, ये सभी लोग तब भी आए थे। और मैं हर 3-4 महीने में रिपोर्ट मांगता हूं कि क्या प्रोग्रेस है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ठांगर के बच्चे जिले में टॉप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर संचालित जिला दिव्यांग और पुनर्वास केंद्र अब दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय स्थित केंद्र में हर बुधवार दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। सितंबर 2025 से अब तक 600 से ज़्यादा UDID कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि 250 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया गया है। वहीं केंद्र में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और लर्निंग थेरेपी जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिसके जरिए दिव्यांग जन घर बैठे जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ जनपद देहरादून में पहली बार DM महोदय के निर्देशन क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। मुझे काफ़ी समय से जो है DDR उसकी UDID कार्ड की ना दिक्कत हो रही थी। फिर मुझे पता लगा कि ये DDRC में मैं आया, वहाँ जो है काफ़ी हेल्प मुझे मिली और मेरा जो कार्ड है जो परेशानी हो रही थी मुझे बन गया है। और इसके लिए मैं जो है धामी सरकार का इस सहायता के लिए धन्यवाद। हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनको रिहेबिलिटेट करना। और हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि जो भी लोग आते हैं उनको अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो सर्टिफिकेट जारी करना। तो उसी क्रम में अब तक हम लगभग 3739 लोगों को जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट उसमें जो है जारी कर चुके हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 1064 लोगों का हम उसमें रिन्यूअल भी सर्टिफिकेट का उनका कर चुके हैं। तो एवरी वेडनेसडे जैसा आप जानते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में इसमें बोर्ड हमारा बैठता है और जो कि वर्किंग वेडनेसडे होता है और लोगों को इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा विकास नगर में भी हमारा जो है एवरी थर्स जो ट्यूसडे है वहाँ पर भी हम डिसेबिलिटी कैंप करते हैं और सर्टिफिकेट जारी करते हैं। देहरादून में भूमिगत बिजली परियोजना की धीमी प्रगति और सड़क खुदाई के बाद लोगों को हो रही परेशानी पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। परियोजना समन्वय समिति की बैठक में DM ने साफ निर्देश दिए कि पहले से चल रहे कार्यों को निर्धारित मानकों के तहत जल्द पूरा किया जाए।
उसके बाद ही नए कार्यों की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुदाई के बाद सड़कों का ब्लैक टॉप समय पर किया जाए और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों बीजेपी के अंदर मची हलचल से सियासी पारा गर्म हो गया है। दरअसल आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से कराए गए 2 गोपनीय इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें संगठन की नींद उड़ा दी है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी के 8 विधायक इस सर्वे की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए हैं। उनकी सीटों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। वहीं बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बीजेपी के 90% विधायक जनता का विश्वास खो चुके हैं और अगर सर्वे की सही रिपोर्ट देखी जाए तो पूरी भाजपा ही खाली हो जाएगी। अगर ये सर्वे आम जनता के साथ सबके बीच जाके कराया जाए तो मुझे लगता है 90% से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ जनता में रोष है और ये रोष समय समय पर दिखता भी रहा है, या चाहे निगम चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो। कई मैटर में ऐसा देखा गया कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में जा रहे थे तो वहाँ से उन्हें रोष का सामना करना पड़ा, जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, चाहे वो गणेश जोशी जी हों, चाहे वो काऊ हो, उमेश शर्मा काऊ हो, चाहे वो आपने खुद देखा खजान दास हो। तो ये सारे लोग मुझे लगता है उस लिस्ट में शामिल होंगे। अब ये सर्वे आप किससे करा रहे हैं, पदाधिकारियों से पूछ रहे हैं या कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि जी आपके काम किए उन्होंने या नहीं किए, आपके साथ उनका संवाद कैसा है, तब तो ये लिस्ट मुझे लगता है 8-9 ही ठहर पाएगी। लेकिन अगर जनता से जाके संवाद स्थापित करेंगे तो 90% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो इस लिस्ट से। देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति और पेयजल गुणवत्ता जांच में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी गांवों में पानी की गुणवत्ता जांच और हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। तो वहीं सीडीओ ने लंबित पेयजल योजनाओं को तेजी से पूरा करने के और ग्राम पेयजल और स्वच्छता समितियों के पुनर्गठन के साथ नल जल मित्रों को योजनाओं के रखरखाव में सक्रिय भूमिका देने के भी निर्देश दिए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां माल रोड में टीबी नंबर टैक्सियों के प्रवेश पर नगर पालिका की ओर से रोक लगाए जाने के बाद टैक्सी कारोबारियों में नाराजगी फैल गई है। देर रात टोल पर हंगामे के बाद टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी पालिका अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। वार्ता के दौरान टैक्सी यूनियन अध्यक्ष दीपक मटियाली ने कहा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और 12 मई को फैसला आना है। इसके बावजूद पालिका की ओर से स्थानीय टैक्सियों को रोका जा रहा है, जबकि बाहरी वाहनों को पास दिए जा रहे हैं। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने स्पष्ट किया है कि 12 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत सही मायने में जो एक अध्यक्ष की वैल्यू होती है वो उन्होंने दिखाई और उन्होंने हमें सारी चीज़ों का आश्वासन दिया है कि आप 12 तारीख की जो डेट्स आपकी लगी है उसके क्लियर 13 तारीख को आप हमारे पास आएंगे, फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और जो बातें थी वो कुछ नहीं है, हम केवल लोकल जो शहर में रहने वाले निवासी हैं, जो व्यवसायी हैं, जो इस वक्त समय से यहाँ तक काम करते हुए आ रहे हैं, उनके लिए लोकल पास जैसे, क्योंकि ये लोकल पास की अथॉरिटी हमारे नगर पालिका को ही है ना, और ये इतने समय से चला हुआ आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो गई है और हमें पूरी उम्मीद हो गई है कि हमारे सबके पास बन जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अपने शहर के लोगों को जो यहाँ पर रह रहा है उसको पास देने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि इन्हें हम पास नहीं दे सकते हैं। अब देखो कोर्ट क्या निर्देश देता है हमें, 12 तारीख को फिर से इसमें सुनवाई है, 12 तारीख को, 12 मई को, तो उसमें जो भी निर्देश देंगे वो हमको करना पड़ेगा। हम तो कोर्ट के आदेशों का, उनके निर्देशों को हम उनके अवहेलना नहीं कर सकते हैं और जो भी वो कहेंगे हम उसी को करेंगे। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग गैंगरेप मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी रेखा यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूरी घटना बदले की भावना से रची गई थी। नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ है।
एसपी ने बताया कि निष्कासित बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल रावत ने पंचायत चुनाव में हार का बदला लेने के लिए अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर ये नाटक रचा है। नाबालिग को उसके पिता के इलाज का झूठा लालच देकर साजिश में शामिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान से पुष्टि हुई है कि घटना में नामजद आरोपियों की मौजूदगी नहीं थी और नाबालिग पर कोई मामला नहीं हुआ। मामले की शुरुआत 5 मई 2026 की रात की तहरीर से हुई थी। गहन जांच के बाद पुलिस ने इसे फर्जी साबित कर दिया है। जो हमारी नाबालिग पीड़िता है, इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब खत्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहाँ पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहाँ मौके पर पहुँच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्ष्य हैं उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। 6 तारीख को सुबह 7:15 बजे पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंडओवर किया है। पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंच में भी इस तरह के कोई जबरदस्ती के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। मैंने बताया उस पर शरीर पर किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे। लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना, तो इससे कोई संबंध नहीं है। सियान हेल्थ केयर कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगभग 15 दिनों से कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों ने क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया। इसके बाद ममता राकेश खुद धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों से मिलने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी के कुछ श्रमिक भाई हमारे पिछले लगभग 15 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे ही मुझे सूचना मिली, उनकी तरफ से कुछ बात आई, मुझसे मिलने के लिए आए और अपनी प्रमुख समस्याएं मेरे सामने लिखी और अपने कुछ महत्वपूर्ण 8 विषय पर इन्होंने अपना एक मांग पत्र मुझे सौंपा है। जिसकी सूचना मिलने पर मैं यहाँ आई और यहाँ कंपनी के मैनेजर से मेरी बात हुई। कंपनी के मैनेजमेंट के कई लोग यहाँ पर थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से इन्हें इंसाफ मिलेगा और कंपनी में सब लोग काम करेंगे, किसी की कोई सैलरी नहीं कटेगी और किसी का भी शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। हरिद्वार में 23 मदरसों की धनराशि रोक दी गई है। 11 में पीएम पोषण योजना बंद कर दिया गया है और प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि ये बच्चे कहां से आए, इन्हें कौन लेकर के आया और इनका सत्यापन किस आधार पर क्या किया। इधर सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के फैसले पर विपक्ष ने सियासी हमला बोला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में संचालित मदरसों की जांच तेजी से कर दी गई है। हरिद्वार में प्रशासन ने मदरसों में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई मदरसों में अनियमितताएं सामने आई हैं। शासन के निर्देश पर पीएम पोषण योजना से आच्छादित 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच के दौरान 23 मदरसे संदिग्ध पाए गए, जिनके मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि रोक दी गई है। साथ ही इन मदरसों की गहन जांच करने की संस्तुति भी की गई है।
देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि हरिद्वार में एक मदरसों में बच्चों को अवैध तरीके से लाने के बाद उनको गलत शिक्षा दी जा रही थी, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नौनिहालों के भविष्य को कभी भी खतरे में न आने दिया जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए, उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। उसी का ये सुखद परिणाम सामने आता है कि प्रशासन की कार्यवाही में 23 मदरसों की धनराशि को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से उसका संचालन किया जा रहा था। खबर है कि जांच में कुछ मदरसों के हिसाब किताब और छात्र संख्या में गड़बड़ी सामने आई है। इसके अलावा जांच में सामने आया है कि कई मदरसों के बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। प्रशासन अब ये पता लगाने में जुटा है कि ये बच्चे कहां से आए हैं, उन्हें कौन लेकर आया है और उनके सत्यापन किस प्रकार से किए गए। इसके लिए डीएम मयूर दीक्षित ने कमेटी का गठन किया है, जो बारीकी से सभी संदिग्ध मदरसों की जांच करेगी। 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना के तहत जो वहां पे चीजें उपलब्ध कराई जा रही थी, उनकी भी पूरी तरीके से उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि हमारे आने वाले ये भविष्य है हमारे नौनिहाल, इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ हमारी धामी सरकार नहीं होने देगी, क्योंकि ये हमारे नौनिहाल हमारे आने वाले भविष्य हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार धाकड़ से धाकड़ फैसले ले रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन मदरसों में छात्रों की संख्या को लेकर संदेह था। जांच होने के बाद ही ये कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई में वैसे मदरसे संचालित नहीं होने दिए जाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं की होगी। इन मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम भी पढ़ना अनिवार्य होगा। बच्चों का समान शिक्षा अधिकार और समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है। जनपद हरिद्वार में 30 मदरसों का प्रकरण सामने आया है कि जिन्होंने पीएम पोषण योजना का मिसयूज किया है। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के जिलाधिकारी के द्वारा ये जांच की जा रही है। मैं मदरसों के उन संचालकों से ये कहना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी को इख्तियार करना चाहिए और उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए जांच में। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश को एक आदर्श करप्शन मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, ताकि मदरसों और पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके राष्ट्रवाद से जुड़ें और राष्ट्रवादी सोच से वो ओतप्रोत हों। इस बात और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।